हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल विद्यम। मैं हूं अंशिता जिंदल, अ ग्रेजुएट फ्रॉम योर ड्रीम कॉलेज एसआरसीसी। और आज इस लेक्चर में हम करने वाले क्लास 12th के इकोनॉमिक्स के हाफ ईयरली एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है, जिसके अंदर मैं आज मैक्रो इकोनॉमिक्स करवाने वाली हूँ। तुम्हारे फर्स्ट पूरा जो यूनिट है नेशनल इनकम का वो हम करेंगे, उसके बाद मनी एंड बैंकिंग वाले यूनिट है वो हम आज की वीडियो में कवर करेंगे। इसके बाद मैं दूसरी वीडियो लेकर आऊंगी जहां पे मैं नेशनल इनकम के, मनी एंड बैंकिंग के न्यूमेरिकल्स भी सारे के सारे करवाने वाली हूँ, ठीक है। अगर ये मेरे नोट्स चाहिए तो नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहां से नोट्स मिल जाएंगे। एंड मैं एमसीक्यू प्रैक्टिस यहाँ पे नहीं करवा रही हूँ, क्योंकि मैं हर रोज 2 एमसीक्यूज पोस्ट करती हूँ अपने व्हाट्सएप चैनल पे, जिसका लिंक तुम्हें नीचे मिल जाएगा। 20 मार्क्स के एमसीक्यूज आएंगे, उसको गलती से भी इग्नोर मत करना। मैं सारे इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज डालती हूँ विद एक्सप्लेनेशन एंड आंसर्स, ठीक है। चलो हमारी वीडियो को आज की करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले देखो, जो हमारा नेशनल इनकम वाला चैप्टर है, जो पूरा यूनिट है, उसके लिए समझो तुम्हारे पेपर में क्वेश्चन आएगा क्या। नंबर 1 टाइप ऑफ क्वेश्चन जो आ सकता है वो है ऑब्वियसली न्यूमेरिकल, और जो आएगा भी है ना, तो न्यूमेरिकल के लिए तो मैंने बोला मैं सेपरेट वीडियो लाऊंगी। दूसरा जो एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन आता है वो आता है ट्रू फॉल्स टाइप क्वेश्चन या आइडेंटिफाई टाइप क्वेश्चन, कि आपको एक स्टेटमेंट दे दिया और बोला बताओ ये क्या है। आपको सीधा क्वेश्चन नहीं बोलेगा कि बताओ डोमेस्टिक टेरिटरी में क्या आता है क्या नहीं आता, नहीं। आपको क्वेश्चन जो है ना वो एक स्टेटमेंट दे देगा और बोलेगा कि क्या ये डोमेस्टिक टेरिटरी में आता है, क्या ये नॉर्मल रेजिडेंट है, क्या ये फाइनल गुड है, क्या ये कैपिटल गुड है, क्या ये है, क्या ये वो है। तो मैं उस तरीके के क्वेश्चन सबसे पहले बहुत सारे लेकर आई हूँ। तो सबसे पहले हम उस तरीके के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे ताकि तुम लोग समझ पाओ कि किसमें हमें क्या आंसर करना चाहिए, ठीक है। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तुम्हारे फाइनल बोर्ड एग्जाम्स के लिए भी रहने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन के साथ, जो कहता है कि एक पर्सन की जो वेल्थ है, क्या वो एक फ्लो कॉन्सेप्ट है या क्या वो एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है। फ्लो का मतलब होता है ऐसी चीजें जिसको हम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मेजर करते हैं, और स्टॉक का मतलब होता है ऐसी चीजें जिसको हम एट अ पॉइंट ऑफ टाइम मेजर करते हैं, ठीक है। तो हम वेल्थ को ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम करेंगे या एट अ पॉइंट। देखो, जो भी आपकी इनकम होती है, मतलब मैंने 10 रुपए कमाए, मैंने 50 रुपए कमाए, वो एक स्टॉक कॉन्सेप्ट होता है। पर जो भी आपकी वेल्थ होती है, मतलब मेरे पास कितने एसेट्स हैं, सॉरी, जो मैंने उल्टा बोल दिया, आई थिंक, जो भी आपकी इनकम होती है वो एक फ्लो कॉन्सेप्ट होता है, कि मैंने पिछले एक साल में 10,000 रुपए कमाए हैं, 10 लाख रुपए कमाए हैं। इनकम आपकी फ्लो कॉन्सेप्ट होती है, ठीक है। और जो भी आपकी वेल्थ होती है, मतलब मेरे पास कितने एसेट्स हैं, मेरे पास कितनी लाइबिलिटीज हैं, मेरा कितना कैपिटल है, यानी एसेट माइनस लाइबिलिटी, मेरी टोटल वेल्थ कितनी है, वो यानी कि जो चीज आप अपनी बैलेंस शीट में दिखाते हो। तो क्या बैलेंस शीट ऐसे लिखते हो कि पिछले एक साल की बैलेंस शीट? नहीं, बैलेंस शीट लिखते हो एज ऑफ 31st मार्च, ठीक है ना। तो आपकी जो बैलेंस शीट है, आपकी जो एसेट लाइबिलिटी वेल्थ है, वो हमेशा एक पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर करी जाती है, वो हमेशा एक स्टॉक कॉन्सेप्ट होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? नहीं, पर्सन की जो वेल्थ है वो फ्लो नहीं, वो स्टॉक कॉन्सेप्ट होती है। क्या इन्वेस्टमेंट एक फ्लो कॉन्सेप्ट है? हाँ, इन्वेस्टमेंट जो है हमारा वो एक फ्लो कॉन्सेप्ट है, कि मैंने पिछले एक साल में 10 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करी है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट को हम फ्लो कॉन्सेप्ट बोलते हैं। नेशनल डेट क्या एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है? तो जी हाँ, नेशनल डेट मेरा एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है, कि एट वन पर्टिकुलर पॉइंट मैंने कितना डेट ले रखा है, ठीक है। कि मैं हमेशा ये बताती हूँ कि आज की डेट में मेरे ऊपर 10 लाख रुपए का कर्जा है। इस इट मेक सेंस कि आज की डेट में मेरे ऊपर 10 लाख रुपए का कर्जा है। इसका तो कोई सेंस नहीं बनता ना, पिछले एक साल में मेरे ऊपर 10 लाख रुपए का कर्जा था। अरे एक साल क्या होता है, किस दिन पे था 10 लाख रुपए? कभी 9 भी होगा, कभी 8 भी होगा। एक टाइम पे, हमेशा एक पॉइंट पे देखा जाता है। इन्वेस्टमेंट जो है, तुम लोग बोलोगे कि इन्वेस्टमेंट एक एसेट है मैम, ये तो, लेकिन इन्वेस्टमेंट करी कितनी तुमने, वह उसकी बात हो रही है। इन्वेस्टमेंट को हम हमेशा, देखो ऐसे होता है कि ओपनिंग हमने इतनी करी, क्लोजिंग इतनी करी। इन्वेस्टमेंट हमेशा हम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम लेते हैं। जैसे कि हम बोलते हैं कि शेयर्स में, म्यूचुअल फंड्स में, किसी में भी इन्वेस्टमेंट करें तो हमेशा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम लेते हैं, तो वो फ्लो कॉन्सेप्ट होता है। क्या कंजम्पशन एक फ्लो कॉन्सेप्ट है? तो कंजम्पशन एक फ्लो कॉन्सेप्ट है, कि मैंने पिछले एक साल में कितने रुपए की कंजम्पशन करी है, ठीक है। कितना पैसा खर्च किया है, एक्सपेंस आपका एक तरीके से हो गया, तो वो एक फ्लो कॉन्सेप्ट है, ठीक है। फ्लोर बॉट बाय अ बेकर फॉर बेकिंग ब्रेड इज अ फाइनल गुड। चलो, स्टॉक और फ्लो कॉन्सेप्ट हो गया। देखो, मैंने यहाँ पे आपको 4 अलग अलग चीजें के नाम बताए हैं। इनका आप नाम भी एज इट इज याद कर लोगे तो इन्हीं चीजों में से मोस्टली कुछ घुमा फिरा के पेपर में आएगा। इनकम एक्सपेंडिचर मोस्टली हमेशा फ्लो कॉन्सेप्ट में ही आएंगे, तो कंजम्पशन एक खर्चा है तो ये भी फ्लो कॉन्सेप्ट में आ रहा है। नेशनल डेट मेरा स्टॉक होता है। इन्वेस्टमेंट एक फ्लो कॉन्सेप्ट होती है। वेल्थ एक स्टॉक कॉन्सेप्ट होता है,
ठीक है। अब मेरे पास आता है फाइनल गुड वर्सेस इंटरमीडिएट गुड्स, ठीक है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो अगर तो हाउस होल्ड कोई भी चीज खरीद के अपने घर ले जा रहा है, घर पे यूज कर रहा है, तो वो फाइनल गुड होती है। पर अगर एक बिजनेसमैन उसको अपने बिजनेस में प्रोडक्शन पर्पस के लिए यूज कर रहा है, वो फाइनल गुड नहीं होती, वो इंटरमीडिएट गुड होती है। अगर एक बिजनेसमैन अपने बिजनेस में यूज कर रहा है पर प्रोडक्शन के लिए नहीं, इन्वेस्टमेंट के लिए, तो वो फाइनल गुड होती है, उसको कैपिटल गुड बोला जाता है। अभी देखते हैं हमारे पास क्या है। आटा खरीदा है एक बेकरी ने, क्या ये हाउस होल्ड ने खरीदा है? नहीं। क्या ये इन्वेस्टमेंट के लिए खरीदा है? नहीं। ये खरीदा गया है ब्रेड को बनाने के लिए, प्रोडक्शन को करने के लिए। तो क्या ये एक फाइनल गुड हुआ? जी नहीं, ये मेरा फाइनल गुड नहीं हुआ, ये मेरा इंटरमीडिएट गुड हुआ। अगर मैं बोलती मशीन खरीदी है एक बेकरी ने, ठीक है, ब्रेड बनाने वाली मशीन खरीदी है बेकरी ने, तो वो मेरी कैपिटल गुड होती, वो मेरी फाइनल गुड होती। बट ये क्या है? इंटरमीडिएट है, क्योंकि प्रोडक्शन के लिए यूज हो रही है। गाड़ी खरीदी एक टैक्सी ड्राइवर ने फॉर कमर्शियल यूज, क्या ये इंटरमीडिएट गुड है? नहीं भैया, गाड़ी तो तुम्हारी इन्वेस्टमेंट हुई ना, कमर्शियल यूज के लिए कर रहे हो, क्या तुम बेचने के लिए कर रहे हो? नहीं। क्या एक टैक्सी ड्राइवर टैक्सी बेचता है? नहीं। टैक्सी के पार्ट बेचता है? नहीं। क्या टैक्सी को खोल के उसका कुछ कुछ करके उसको मॉडिफाई करके बेचता है? नहीं। टैक्सी ड्राइवर टैक्सी को अपनी एसेट, अपनी इन्वेस्टमेंट की तरह यूज करता है, तो वो उसकी एक कैपिटल गुड है, यानी वो उसकी एक फाइनल गुड है। तो इसका आंसर भी होगा नो। टेलीविजन बॉट बाय हाउस होल्ड, हाउस होल्ड का जैसे ही नाम आएगा वो पक्का फाइनल गुड होगी, तो इसका ये फाइनल गुड है। हाँ। कॉटन परचेज बाय टेक्सटाइल फैक्ट्री, टेक्सटाइल फैक्ट्री ने कॉटन किस लिए खरीदी होगी? ताकि वो उससे कपड़े बना सके। इन्वेस्टमेंट तो नहीं होगी, ये होगा उसका स्टॉक, तो ये होगी एक इंटरमीडिएट गुड। तो जी हाँ, ये भी सही बात है। इंडियन एम्बेसी, अच्छा चलो, अब यहाँ पर जो है मेरा फाइनल गुड इंटरमीडिएट गुड खत्म हो गया। अगला आएगा डोमेस्टिक टेरिटरी और नेशनल नॉर्मल रेजिडेंट के बारे में। इंडिया की एम्बेसी है रशिया के अंदर, क्या वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का हिस्सा है? तो जी हाँ, वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का हिस्सा है। हमारी कोई भी एम्बेसी, हमारा कोई भी एयरक्राफ्ट, हमारी कोई भी आर्मी इस्टेब्लिशमेंट, अगर वो हमारी है, तो वो दुनिया के किसी भी देश में हो, वो मेरी डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड हो जाएगी। फिर से एक बार दोबारा से सुनो, अगर इंडिया की कोई भी एम्बेसी है, हमारा कोई भी एयरक्राफ्ट है, हमारी कोई भी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है, वो दुनिया के किसी भी देश में हो, वो दुनिया के किसी भी देश में हो, वो मेरी डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड हो जाएगी। चलें आगे। अब प्लेन ऑपरेटेड, अब मैंने एरोप्लेन की बात करी थी तो पता है हमें, ठीक है, ऑपरेटेड बाय द नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया फ्लाइंग बिटवीन दिल्ली एंड मुंबई इज अ पार्ट ऑफ इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी। अभी तक मैंने तुम्हें क्या बोला था, ये मैं पूरा एक बार तुम्हें दिखा देती हूँ। देखो, अभी तक मैंने तुम्हें क्या बोला था कि हमारी कोई भी चीज दुनिया के किसी भी कोने में हो तो वो मेरी डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगी। लेकिन इसका उल्टा भी तो सच होगा, मतलब तुम सोचो, जो हमारा है वो भी हमारा, जो दूसरे का है वो भी हमारा, ये तो गलत है ना। तो अगर कोई हमारी चीज है, अगर इंडिया की कोई चीज है, इंडिया की एम्बेसी है, इंडिया का मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट है, इंडिया का एयरक्राफ्ट है, ठीक है, अगर ये सारी चीजें दुनिया के किसी भी देश में हैं, तो वो इंडिया के टेरिटरी में ऐड होगा। पर ऐसा भी तो हो सकता है कि दूसरे देशों का एम्बेसी, मिलिट्री, एयरक्राफ्ट, ये सब कुछ इंडिया में हो। ये भी तो हो सकता है कि दूसरे देशों की एम्बेसी हो, इंडिया में होती है, दूसरे देशों के एयरक्राफ्ट हो, इंडिया में होते हैं, तो क्या वो भी इंडिया के माने जाएंगे? वो हमारे नहीं माने जाएंगे। तो सिंपल बात है, अगर तुम्हारे घर पे मेरा सामान पड़ा है तो वो मेरा, अगर मेरे घर पे तुम्हारा सामान पड़ा है तो वो तुम्हारा। सही बात होगी। सामान किसका है ये देखो, घर किसी का भी हो, सामान किसका है ये देखो। तो अगर ये सारा सामान इंडिया का है तो किसी के भी घर में हो, इंडिया का होगा। अगर ये इंडिया के घर में है, सामान किसी और का है, तो हमारा नहीं माना जाएगा, उन्हीं की डोमेस्टिक टेरिटरी में ऐड किया जाएगा। तो अगर हमारे नॉन रेजिडेंट्स हैं, मतलब वो हमारे देश के लोग नहीं हैं, तो मतलब ये जो एरोप्लेन है ये हमारा नहीं है। तो अगर ये हमारे लोगों का नहीं है, तो फिर ये चाहे इंडिया में हो भी, तो भी ये मेरे डोमेस्टिक टेरिटरी का हिस्सा नहीं होगा। ये आंसर आएगा फॉल्स। एक फॉरेन बैंक की ब्रांच है जो इंडिया के अंदर है, क्या वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगी? वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगी। क्यों? क्योंकि हम मेजरली इन्हीं चीजों को इंक्लूड करते हैं, एक दो चीजें और होती हैं मेजरली, एम्बेसी, मिलिट्री, एयरक्राफ्ट, ठीक है, ऑयल एंड फिशिंग वेसल्स,
ठीक है। कुछ एक 4-5 चीजें होती हैं जिसका हम ये करते हैं कि तेरे घर में, मेरे घर में, ये सब कुछ। उसके अलावा बाकी सारी चीजें, उनके अलावा बाकी सारी चीजें जिसके घर में पड़ी होंगी उसी के घर की कहलाएंगी। लास्ट टाइम मैं एक बार समझा देती हूँ कि कुछ एक 5-6 चीजें होती हैं जो कि आप अपनी बुक में से पढ़ सकते हो, मेरे नोट्स में से भी पढ़ सकते हो, जैसे कि एम्बेसीज, मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट्स, एयरक्राफ्ट्स, ऑयल एंड नेचुरल गैस के रिग्स होते हैं, ठीक है। कुछ एक ही चीजें होती हैं जो आपकी बुक में मेंशन्ड होंगी। ये सारी चीजों पे रूल अप्लाई होता है कि जिसके घर में कि जिसकी है, कि इसकी ओनरशिप जिसके पास है उसी की डोमेस्टिक टेरिटरी होगी, घर चाहे किसी का भी हो। इनको अगर मैं हटा दूं और कोई भी बैंक है, कोई कंपनी है, कोई घर है, बाकी कोई भी नॉर्मल चीज, तो वो बाकी की सारी चीजें जिसके घर में है उसी की डोमेस्टिक टेरिटरी में कहलाएंगी। मतलब कि बाकी सारी चीजों पे तो पॉलिटिकल बाउंड्री लगा लो तुम एक तरीके से। बाकी सारी चीजों पे बैंक है ना, कोई भी बिल्डिंग, कोई भी बिजनेस, कुछ भी, बाकी सारी चीजों पे तो पॉलिटिकल बाउंड्री वाला कॉन्सेप्ट आ गया कि जिसके घर में पड़ी है उसकी बाउंड्री के अंदर है। पर इन चीजों की एक्सेप्शन होती है बस, ठीक है। इन चीजों के केस में जिसकी ओनरशिप है उसकी बात हम करेंगे, उसकी डोमेस्टिक टेरिटरी में ऐड करेंगे। तो ये तो सिंपल एक बैंक है, तो अगर ये मेरे देश में है तो ये मेरी डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगा। ये तो सिंपल एक बैंक है, तो ये जिसके देश में उसकी टेरिटरी में आएगा। इंडियन एम्बेसी, अब फिर से एम्बेसी आ गई। हमारी एम्बेसी अगर यूएसए में है तो वो यूएसए की टेरिटरी होगी? नहीं, वो इंडिया की टेरिटरी होगी। हमारे सिटीजन, अब आ गया नॉर्मल रेजिडेंट की बात। इंडियन सिटीजन वर्किंग इन द जर्मन एम्बेसी इन न्यू दिल्ली इज अ नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया। नॉर्मल रेजिडेंट का कॉन्सेप्ट बहुत आसान है, उसके अंदर कोई एक्सेप्शन वगैरह कुछ नहीं है। उसके अंदर बस एक सिंपल सी चीज है, तुम एक साल से ज्यादा, तुम पिछले एक साल से जिस भी देश में रह रहे हो तुम उस देश के नॉर्मल रेजिडेंट बन जाओगे। तुम पिछले एक साल से जिस देश में रहते हो उसके नॉर्मल रेजिडेंट बन जाओगे। अगर एक साल से इंडिया में हो तो इंडिया के नॉर्मल रेजिडेंट, अगर एक साल से कनाडा में हो तो कनाडा के नॉर्मल रेजिडेंट। अब यहाँ पे हमें बोला गया है कि जो बंदा है वो काम कर रहा है इंडिया में, न्यू दिल्ली में ही तो काम कर रहा है, तो वो ऑब्वियसली इंडिया में ही रह रहा होगा। और क्योंकि वो वहां पे एम्प्लॉय है तो वो प्रोबेबली एक साल से ज्यादा का ही होगा। तो हाँ, ये हमारे नॉर्मल रेजिडेंट होंगे क्योंकि ये हमारे ही देश में काम कर रहे हैं, हमारे ही देश में रह रहे हैं। एक डॉक्टर है जो हु हैज बीन लिविंग एंड वर्किंग इन इंडिया फॉर 3 years। अब 3 साल है मतलब एक साल से ज्यादा का टाइम पीरियड है, तो जी हाँ, ये इंडिया का होगा। फॉरेन टूरिस्ट ओनली फॉर 2 months, अरे तो 2 महीने के लिए आए, और 2 महीने एक साल से कम होते हैं, तो ये हमारे नॉर्मल रेजिडेंट नहीं होंगे। एम्प्लॉय ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ऑफिस इन इंडिया आर कंसिडर्ड नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया। देखो, ये वाले जो एम्प्लॉयज होते हैं, WHO के एम्प्लॉयज हो गए, ठीक है, या फिर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के, वर्ल्ड बैंक के, इन सब के जो एम्प्लॉयज होते हैं, इन सब के एम्प्लॉयज को किसी भी पर्टिकुलर देश का नॉर्मल रेजिडेंट नहीं माना जाता, क्योंकि ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो दुनिया भर में काम करती हैं। तो जो भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज होते हैं इनको किसी भी देश का नॉर्मल रेजिडेंट हम कंसीडर यूजुअली नहीं करते। अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम अ लॉटरी इज अ फैक्टर इनकम। अब आ गए नेशनल इनकम वाले, कि नेशनल इनकम की जो प्रिकॉशंस है उसके क्वेश्चन आ गए, ठीक है। अगर तुम्हें लॉटरी से मिल रहा है तो वो फैक्टर इनकम नहीं होती है। क्यों? फैक्टर इनकम का क्या मतलब होता है कि तुमने कुछ काम किया, तुमने कुछ काम किया, अपने खून पसीने की कमाई करी और काम के बदले में तुम्हें कुछ पैसा मिला। क्या लॉटरी में तुमने कोई काम किया? नहीं, तुम्हें तो घर बैठे बैठे इनकम मिल गई, तो ये फैक्टर इनकम नहीं है और ये नेशनल इनकम में ऐड नहीं होती। सर्विसेज ऑफ अ पर्सन हु वर्क्स इन अ फर्म्स फैक्ट्री आर अ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। गलत है। तुम किसी की फैक्ट्री में काम कर रहे हो, उसको अपनी सर्विसेज दे रहे हो, तो ऑब्वियसली तुम पैसे के लिए कर रहे हो, मजे के लिए तो नहीं कर रहे होगे कि अरे आज फैक्ट्री में जाके काम करने का दिल है, आज फैक्ट्री में जाके काम करते हैं। नहीं, ऐसे थोड़ी होगा, ऑब्वियसली पैसे के लिए कर रहे हो, तो ये इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी। जीडीपी इंक्लूड्स मॉनेटरी वैल्यू ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड फॉर सेल्फ कंजम्पशन। जीडीपी के अंदर जो भी गुड्स तुम प्रोड्यूस करते हो सेल्फ कंजम्पशन के लिए, क्या वो ऐड होती है? तो जी हाँ, वो ऐड होती हैं। देखो, जितनी भी तुम गुड्स प्रोड्यूस करते हो अपने घर पे यूज करने के लिए, मतलब मैंने 100 शूज बनाए, 100 में से मैंने 90 शूज सेल कर दिए, 10 शूज मैंने अपने घर वालों के लिए रख लिए,
तो मुझे पता है कि वो 90 शूज किस प्राइस पे सेल हुए, वही प्राइस मैं इन 10 शूज का भी ले बोल सकती हूँ कि इतने रुपए के हैं ये शूज। तो उनका क्योंकि मुझे प्राइस पता है, इसलिए अगर मैंने कोई गुड्स बनाई हैं अपने खुद के यूज के लिए, उसको मैं जीडीपी में ऐड करती हूँ। पर अगर मैंने कोई सर्विसेज बनाई हैं अपने घर पे यूज करने के लिए, मतलब मैंने अपने भाई बहनों को पढ़ाया, मम्मी ने अपने बच्चे को पढ़ा दिया, पापा ने बच्चे को पढ़ा दिया, मम्मी पापा ने घर पे किचन का काम कर लिया, घर पे सफाई कर ली, है ना? तो ये सारी जितनी भी एक्टिविटीज है, जो भी सर्विसेज है जो आप अपने खुद के लिए कर रहे हो, तो इनकी वैल्यू हम फाइंड आउट नहीं कर सकते मनी के टर्म्स में, पैसे के टर्म्स में। तो सर्विसेज जो सेल्फ कंजम्पशन के लिए होती हैं, वो जीडीपी में, नेशनल इनकम में ऐड नहीं होती। पर जो गुड्स होती हैं सेल्फ कंजम्पशन के लिए, वो ऐड होती हैं। ओल्ड एज पेंशन क्या ऐड करी जाती है नेशनल इनकम में? तो ओल्ड एज पेंशन ऐड नहीं करी जाती नेशनल इनकम में। अगर तुमने मेरा लेक्चर सुना है, मैंने बहुत क्लियरली बोला है, रिटायरमेंट पेंशन, एक बंदा जब काम करता है, काम करने के बाद रिटायर होता है, तो रिटायर होने के बाद जो उसको पेंशन मिलती है, सिर्फ और सिर्फ वो रिटायरमेंट पेंशन जो है वो ऐड होती है नेशनल इनकम में। दुनिया की और कोई भी पेंशन, और कोई भी दुनिया भर का कोई भी नाम आ जाए, वो ऐड नहीं होता, सिर्फ रिटायरमेंट पेंशन ऐड होती है। ठीक है। सेकेंड हैंड गाड़ी की वैल्यू, क्या वो ऐड होती है? नहीं। सेकेंड हैंड गाड़ी, सेकेंड हैंड प्रोडक्ट, शेयर्स, डिबेंचर्स, कोई भी ऐसी चीज अगर सेल होती है, उसकी वैल्यू ऐड नहीं होती है नेशनल इनकम में। उसके ऊपर लगने वाला कोई भी कमीशन, कोई भी चार्ज उसके ऊपर किसी ने लिया है, वो ऐड होता है। मैंने कमीशन कमाई है सेकेंड हैंड गाड़ी बेच के, तो मेरी कमीशन ऐड होगी। पर गाड़ी जो 5 लाख की बिकी है, वो 5 लाख ऐड नहीं होगा। उसके ऊपर मेरा 10,000 का कमीशन था, वो ऐड होगा नेशनल इनकम में। सेल ऑफ शेयर्स, शेयर्स की वैल्यू ऐड नहीं होगी, पर शेयर्स बेचने पे जो भी मेरा कमीशन मुझे मिलेगा, वो नेशनल इनकम में ऐड होगा। तो ये इसका आंसर भी क्या होगा? नो। इलीगल एक्टिविटीज की जो इनकम है वो नेशनल इनकम में ऐड नहीं होती, बहुत ऑब्वियस सी बात है, वरना तो हर कोई इलीगल एक्टिविटी करने लग जाएगा। कॉन्सेप्ट ऑफ वैल्यू एडेड इज यूज्ड टू अवॉइड द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। जी हाँ, प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग को अवॉइड करने के लिए हम वैल्यू एडेड कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। अगर इसका पूरा डिटेल्ड वर्जन देखना है डबल काउंटिंग का, तो मैं नीचे प्लेलिस्ट का लिंक दे रही हूँ, वहां से जाके मेरे सारे डिटेल लेक्चर्स देख सकते हो। ठीक है। जीडीपी इज ऑलवेज अ ट्रू इंडिकेटर ऑफ द वेलफेयर ऑफ द पीपल। नहीं, जीडीपी तो सही हमें बताता ही नहीं है। जीडीपी तो कहता है भैया जीडीपी बढ़ गई, लोगों की इनकम बढ़ गई, हमें नहीं पता कि पोल्यूशन कितना हो रहा है उसकी वजह से, हमें नहीं पता अमीरों का कितना फायदा हो रहा है, गरीबों का कितना फायदा हो रहा है, हमें कुछ नहीं पता कि रोटी कपड़ा मकान बनाया जा रहा है, कि गन्स बन रही हैं, क्या बना रहे, मॉल बना रहे हो, मॉल का गरीब को कोई फायदा नहीं है। तो हमें कोई नहीं बताता कि जीडीपी क्या हमारे देश के लोगों का वेलफेयर करती है कि नहीं करती है। एनएफआई है, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो हो सकता है ऑब्वियसली, इसकी कुछ भी वैल्यू हो सकती है। फैक्टर कॉस्ट इज द सेम एट मार्केट प्राइस। नहीं, फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस सेम थोड़ी होते हैं ना, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का बीच में डिफरेंस आ जाता है। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम शोज द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन हाउसहोल्ड एंड द फर्म्स। हाँ सही बात है, जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है मेरा, वो क्या करता है, मुझे जो भी मेरे हाउस होल्ड होते हैं और जो भी बिजनेस फर्म्स होती है, उनके बीच में जितना भी लेन देन होता है वो बताता है। एक्सपोर्ट्स और लीकेज वैसे आप छोड़ सकते हो, क्या एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स में से कौन सी चीज लीकेज होती है, कौन सी चीज क्या कहते हैं, हमारी इंजेक्शन होती है। ठीक है। तो जब भी तुम इंपोर्ट कर रहे हो तो पैसा दूसरे देश में जा रहा है, तो हमारे देश में से पैसे की लीकेज हो रही है। पर जब भी तुम एक्सपोर्ट कर रहे हो तो पैसा हमारे पास आ रहा है, तो इसको बोलते हैं कि हमारे देश में पैसे की इंजेक्शन हो रही है। वैसे आई थिंक ये आपके सिलेबस में नहीं है इंजेक्शन और लीकेज, बट स्टिल मैंने बता दिया। एक्सपोर्ट्स होता है तो मेरे देश में बाहर से पैसा आता है, उसको मैं इंजेक्शन बोलती हूँ। सर्कुलर फ्लो में पैसा इंजेक्ट हो रहा है, ऐड हो रहा है। इंपोर्ट करती हूँ तो पैसा मुझे बाहर वालों को देना पड़ता है, तो मेरे सर्कुलर फ्लो में से पैसे की लीकेज होती है। ठीक है। ये इनके आंसर्स है, येस और नो सारे। आप यहाँ पे देख सकते हो, अपने पीडीएफ में नीचे आपको दे दूंगी टेलीग्राम चैनल का लिंक। ठीक है। चलो, सबसे पहले मेरे पास क्वेश्चन आता है डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम का डिफरेंस। देखो, डोमेस्टिक इनकम मेरी डोमेस्टिक टेरिटरी के बारे में बात करती है, और मेरी जो नेशनल इनकम है वो मेरे नॉर्मल रेजिडेंस के बारे में बात करती है। डोमेस्टिक इनकम कहती है कि अगर मेरी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर कोई सामान बनाया गया है तो उसको यहाँ ऐड कर दो। नेशनल इनकम कहती है अगर मेरे नॉर्मल रेजिडेंट्स के द्वारा कोई सामान बनाया गया है तो उसको यहाँ ऐड कर दो।
डजंट मैटर वो मेरी टेरिटरी में बना या किसी दूसरे की टेरिटरी में बना, अगर मेरे लोगों ने बनाया है तो मैं उसको ऐड करवा लूंगी। डोमेस्टिक इनकम बोलती है कि डजंट मैटर मेरे लोगों ने बनाया कि नहीं बनाया, अगर वो मेरे डोमेस्टिक टेरिटरी में बनाए तो उसको ऐड कर दो। तो डोमेस्टिक इनकम में क्या होता है, डोमेस्टिक इनकम एनडीपीएफसी को बोलते हो, नेशनल इनकम एनएनपीएफसी को बोलते हो। डोमेस्टिक इनकम में क्या करते हैं हम, जो भी, चाहे मेरे लोगों ने सामान बनाया चाहे मेरे लोगों ने सामान नहीं बनाया, पर अगर वो मेरी डोमेस्टिक टेरिटरी में सामान बना है तो वो मेरी डोमेस्टिक इनकम एनडीपीएफसी में ऐड हो जाएगा। पर नेशनल इनकम क्या बोलती है कि अगर मेरे लोगों ने सामान बनाया, मेरे नॉर्मल रेजिडेंट सामान बनाए, चाहे वो दुनिया में कहीं भी बनाए, चाहे वो दुनिया में कहीं भी बनाए, चाहे वो मेरी डोमेस्टिक टेरिटरी में बनाए या चाहे वो कहीं बाहर जाके बनाए, अगर मेरे लोगों ने सामान बनाया है, अगर मेरे लोगों ने सामान बनाया है तो वो मेरी नेशनल इनकम में ऐड हो जाएगा। ठीक है, बात समझ आ गई बात? अच्छा, अगला, value of NFIA is added to domestic income because domestic income includes income earned by, ये तो हमें पता ही है कि अगर मुझे डोमेस्टिक इनकम से नेशनल इनकम पे जाना है तो मुझे NFIA जो है वो ऐड करना पड़ता है। ठीक है, NFIA सॉरी ऐड नहीं करना पड़ता, NFIA जो है मुझे माइनस करना पड़ता है। अगला क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थ्योरी में अगर कोई एक क्वेश्चन मैं बोलूं जो सबसे ज्यादा हमें पेपर में देखने को मिलता है तो वो ये वाला क्वेश्चन होता है, नॉमिनल जीडीपी रियल जीडीपी का क्वेश्चन। इसका न्यूमेरिकल भी हमें देखने को मिलता है। देखो, सीधी सी बात है कि जीडीपी का फॉर्मूला होता है प्राइस इनटू क्वांटिटी। कितना सामान बनाया मल्टीप्लाई कितना उसका रेट था, टोटल किया तो जीडीपी आ गया। अगर मैं बोलूं 2020 से 2025, 2020 से 2025 के बीच में मेरी जीडीपी बढ़ी है, तो जीडीपी क्यों बढ़ी है, क्यों बढ़ी होगी? अगर क्वांटिटी बढ़ जाए तो जीडीपी बढ़ जाएगी, सिंपल मैथ्स है ना, ये बढ़ गया तो ये बढ़ जाएगी। पर अगर प्राइसेस बढ़ गए तो भी तो जीडीपी बढ़ेगी, तो भी तो जीडीपी बढ़ेगी ना। तो अगर मैं बोलूं कि जीडीपी बढ़ी है 2020 और 25 के बीच में, पर एक्चुअल में प्रोडक्शन तो कुछ बढ़ा ही ना हो, एक्चुअल में सिर्फ रेट बढ़े हो, इन्फ्लेशन हुआ हो, तो भी मेरी जीडीपी बढ़ जाएगी। तो नॉमिनल जीडीपी मुझे क्या बताती है, नॉमिनल जीडीपी 2020 का प्राइस को 2020 की क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेगी, 2025 के प्राइस को 2025 की क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई करेगी और इसका जीडीपी निकालेगी, इसका जीडीपी निकालेगी और कंपेयर करेगी। तो यहाँ पे ना मुझे पता नहीं चलेगा कि जो जीडीपी में इंक्रीज आया क्या वो क्वांटिटी की वजह से आया या प्राइस की वजह से आया, क्योंकि अगर प्राइस बढ़ेगा तो भी तो जीडीपी बढ़ेगी। सिंपल मैथ्स है, सिंपल मैथ्स है ना। अगर मैं कहती हूं कि 2 इंटू 4 इज इक्वल टू 8, तो अगर मैं इसको 12 कर दूं तब भी ये नंबर बड़ा हो जाएगा। अगर मैं इसको 2 ही रहने दूं और इसको 14 कर दूं तब भी ये नंबर बड़ा हो जाएगा। तो ये दोनों में से कोई भी बढ़े, ये नंबर तो बढ़ेगा। तो नॉमिनल जीडीपी ना प्राइस को फिक्स नहीं रखती, प्राइस को फिक्स नहीं रखती, तो इसलिए मुझे पता ही नहीं चलता कि प्राइस की वजह से जीडीपी बढ़ी या क्वांटिटी की वजह से। क्योंकि अगर प्राइस की वजह से बढ़ी फिर तो बुरी बात है, इन्फ्लेशन हुआ है। अगर मैं एक नंबर को फिक्स रख दूं, अगर मैं कहती हूँ एक नंबर है एक्स, दूसरा है 4, तो 4x होगा, ये मेरा प्राइस है, ये मेरी क्वांटिटी है। अगर मैं कहती हूँ ये x का x ही रहने दो और इसको बढ़ा दो, तब जीडीपी 6x हो जाएगी। तो अब मैंने क्या किया, प्राइस कांस्टेंट रख दिया, प्राइस कांस्टेंट रख दिया तो मुझे अब पता चल सकता है कि जो भी जीडीपी में चेंज आया वो प्राइस की वजह से आया, क्वांटिटी की वजह से आया। तो रियल जीडीपी क्या करती है, प्राइस को कर देती है कांस्टेंट। रियल जीडीपी बोलती है कि अगर तुम्हें 2020 को 2025 के साथ कंपेयर करना है ना, तो इसका प्राइस 2020 का मल्टीप्लाई क्वांटिटी 2020 करो और 2025 के लिए प्राइस 2020 का मल्टीप्लाई क्वांटिटी 2025 करो। प्राइस कांस्टेंट रखो और फिर देखो क्या क्वांटिटी में चेंज आया, क्या जीडीपी में चेंज आया। तो रियल जीडीपी मुझे ये बताता है कि क्या क्वांटिटी की वजह से जीडीपी में चेंज आया, बल्कि नॉमिनल जीडीपी बस ओवरऑल बता देता है। नॉमिनल जीडीपी नहीं बताता कि प्राइस बढ़ा, क्वांटिटी बढ़ी, दोनों बढ़े, क्या हुआ। तो नॉमिनल जीडीपी अच्छा नहीं है, रियल जीडीपी एक बेटर इंडिकेटर है ऑफ द चेंज इन जीडीपी, ग्रोथ इन जीडीपी। ठीक है, ठीक है। तो जो नॉमिनल जीडीपी है वो बताता है
करंट ईयर के प्राइस पे, मतलब 2025 है तो 2025 के ही प्राइस के साथ मल्टीप्लाई करके बताएगा। पर जो रियल जीडीपी है वो बेस ईयर, मतलब जो भी हमारा पुराना साल था 2020 उसके प्राइस से मल्टीप्लाई करेगा क्वांटिटी को, और ये मुझे रियल पिक्चर बताएगा। ये एक बेटर मेजर होता है इकोनॉमिक वेलफेयर का, क्योंकि जो नॉमिनल जीडीपी है वो प्राइस की वजह से भी बढ़ सकती है चाहे क्वांटिटी सेम ही रह जाए। पर जो रियल जीडीपी है वो मेजर करती है कि फिजिकल आउटपुट यानी क्वांटिटी में कितना चेंज आया, क्योंकि प्राइस को तो कांस्टेंट रखा था। ठीक है, तो वो एक बेटर मुझे पिक्चर बताती है। तो रियल जीडीपी इज अ बेटर इंडिकेटर। प्रिकॉशंस, प्रिकॉशंस आपको पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रिकॉशंस पे भी बार बार प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन देखे गए हैं। तो फैक्टर इनकम ऐड होती है, कोई भी ट्रांसफर इनकम, ट्रांसफर पेमेंट कभी ऐड नहीं होती, जैसे कि ओल्ड एज पेंशन, स्कॉलरशिप, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, कोई भी ऐसा नाम आ जाए ये ट्रांसफर पेमेंट होती है। जो बिना काम करे आपको पैसा कई बार मिल जाता है सरकार की तरफ से, फ्री में कुछ मिल गया, ये सारी चीजें जो है नेशनल इनकम में ऐड नहीं करी जाती। सेकेंड हैंड गुड्स सेल करे, शेयर्स, डिबेंचर्स, कुछ भी सेल करे, उनकी इनकम, उनका एक्सपेंडिचर, उनकी वैल्यू नेशनल इनकम में ऐड नहीं होती। ठीक है, लॉटरी वगैरह से आपको विंडफॉल गेन्स हुए, हॉर्स रेसिंग, लॉटरी, इनसे कुछ भी आपको विंडफॉल गेन्स हुए वो ऐड नहीं होते। इलीगल एक्टिविटीज से कुछ भी कमाया है वो ऐड नहीं होता। सर्विसेज ऑफ द ओनर ऑफ द प्रोडक्शन यूनिट इज इंक्लूडेड, इम्प्यूटेड, हाँ ये तो इंक्लूडेड में आएगा ना, ये प्रिकॉशन में थोड़ी आएगा। चलो, मतलब जो भी ओनर का खुद के घर का रेंट होता है, ओनर ऑक्यूपाइड हाउस, ओनर अपने खुद के घर पे अगर बिजनेस कर रहा है तो ओनर के खुद के घर का हम रेंट कैलकुलेट करके वो ऐड करते हैं। ये तो पॉजिटिव वाली चीज है, ये ऐड होता है। ये तीनों ऐड नहीं होते। इसके अलावा सेल ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स वो ऐड नहीं होता। इलीगल एक्टिविटी का पैसा ऐड नहीं होता। और मैंने क्या बताया था, सर्विसेज प्रोड्यूस्ड फॉर सेल्फ कंजम्पशन वो ऐड नहीं होती। ठीक है, चलो इतने आई थिंक इनफ है, इतने भी अगर तुम याद कर लो तो महाभला हो जाएगा तुम्हारा। एक में बस न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल को अभी मैं स्किप कर रही हूँ क्योंकि न्यूमेरिकल में आपको सेकंड वीडियो में कराऊंगी। जैसे मैंने बोला, हर टाइप का सबसे इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर जो भी न्यूमेरिकल आ सकता है सब कुछ मैं कवर करूंगी, दूसरी वीडियो में उसके लिए लेकर आऊंगी। ठीक है, फिर भी अगर ये वाला भी करना हो तो पीडीएफ आपको नीचे मिल जाएगा। ठीक है, अगला मनी एंड बैंकिंग, एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक। इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसमें से भी गवर्नमेंट के लिए क्या करता है आरबीआई, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो बार बार पेपर में पूछा जाता है ये सवाल। ठीक है, अच्छा तो सेंट्रल बैंक हमारा कौन सा है, आरबीआई, ये तो मैं पता ही है, एपेक्स इंस्टीट्यूट है। ठीक है, जो सारे मॉनेटरी सिस्टम को कंट्रोल करते हैं। सबसे पहला है कि आरबीआई हमारे देश में जितना भी पैसा बनाया जाता है, जितना भी पैसा मेरे देश में बनता है, सर्कुलेशन में मनी आता है, एक्सेप्ट फॉर 1 रुपीज नोट, 1 रुपए के नोट के अलावा सारे के सारे जितने भी नोट हैं, ठीक है, 5 का, 10 रुपए का, 50 रुपए का, 100 रुपए का, 200 रुपए का, 1000 का, 500 का, 2000 का, हर एक नोट आरबीआई ही प्रिंट करता है। एक गवर्नमेंट के लिए आरबीआई एक बैंक की तरह काम करता है, मतलब गवर्नमेंट के लिए, गवर्नमेंट को लोन देना, गवर्नमेंट की मनी को डिपॉजिट करना, मतलब जो तुम बैंक से काम कराते हो आरबीआई वो सारे काम सरकार के लिए करते हैं। आरबीआई एक एजेंट होता है सरकार का। सरकार ने अगर अपने शेयर खरीदने हैं, शेयर बेचने हैं, तो सरकार के बिहाफ पे आरबीआई उनको करके देगा। आरबीआई एक एडवाइजर होता है, अगर सरकार ने कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेना है तो आरबीआई उनको एडवाइज करता है कि तुम्हें क्या डिसीजन लेना है, क्या नहीं लेना है। ठीक है, एक बैंक के लिए आरबीआई क्या करता है, जैसे तुम बैंक के पास अपना पैसा जमा कराते हो वैसे ही कमर्शियल बैंक अपना पैसा आरबीआई के पास जमा कराते हैं। जैसे तुम बैंक से लोन लेते हो वैसे ही कमर्शियल बैंक लोन किससे लेते हैं, आरबीआई से लेते हैं। और आरबीआई क्या करता है, सुपरवाइजर है कमर्शियल बैंक्स का। मतलब अगर किसी भी बैंक ने फ्रॉड करने की कोशिश करी, कुछ भी गलत करने की कोशिश करी, तो आरबीआई दादाजी बन के ऊपर बैठे हैं, एक सेकेंड में जो है कान मरोड़ देंगे कि तूने गलती कैसे करी, अब तो देख, अब मैं तुझे पेनल्टी लगा दूंगा, तेरा लाइसेंस रद्द कर दूंगा, तेरा ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। तो आरबीआई सुपरवाइज करता है और ध्यान रखता है कि देश भर में कोई बैंक किसी के साथ कुछ गलत ना करे। ठीक है, क्लियरिंग हाउस की फैसिलिटी भी आरबीआई देता है। मतलब जितने भी चेक होते हैं ना, जो एक बैंक से दूसरे चेक बैंक में, दूसरे बैंक से तीसरे बैंक में हम चेक लगाते रहते हैं ना, वो चेक जो है सारे आपस में आरबीआई क्लियर करके सबका पैसा देता है सारे बैंक्स को। लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट,
अगर एक बैंक को, कमर्शियल बैंक को दुनिया में कहीं से भी लोन ना मिले और कमर्शियल बैंक इतने बुरे हाल में आ जाए कि वो डूब जाएगा, जनता का पैसा लेके डूब जाएगा, तो ऐसे में वो जो कमर्शियल बैंक है उसको लोन कौन देता है? आरबीआई देता है, ताकि उस बैंक को सरवाइव कराया जा सके और ताकि जनता का पैसा डूबने से बचाया जा सके। कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, हमारे देश में जितने भी डॉलर, पाउंड, येन, कोई भी दूसरी करेंसी अगर आती है वो किसके पास इकट्ठी होती है? आरबीआई के पास। और आरबीआई उनके बदले में हमें जो है रुपीज में कन्वर्ट करके पैसे दे देता है। ठीक है, चलो एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन। ये प्रोसेस ऑफ जो क्रेडिट क्रिएशन है इसको वेरी इंपॉर्टेंट डाल लेना, मनी एंड बैंकिंग में से और कुछ आए या ना आए ये पक्का आएगा, पक्का आएगा, 110% आएगा। देखो मैंने बहुत सिंपल यहाँ पे प्रोसेस समझाया है कि देखो जो हमारे बैंक होते हैं ना उनको लीगली डिपॉजिट करना पड़ता है कि एक सर्टेन परसेंटेज एज ए रिजर्व। ठीक है, मतलब एक बैंक क्या करता है, डिपॉजिटर से पैसा लेता है, आगे पैसा लोन में दे देता है, पर जितना पैसा वो डिपॉजिट में लेता है उसका एक सर्टेन परसेंटेज एज अ रिजर्व बैंक को रखना पड़ता है ताकि वो कल को लोगों का पैसा वापस कर सके। बाकी का पैसा वो लोन दे सकता है। ठीक है, बाकी के पैसे को वो लोन में दे सकते हैं। जब लोन दे दिया, जब लोन तुमने दे दिया तो क्या होता है? जब तुमने लोन दे दिया तो क्या होता है? मैंने लोन दे दिया, लेट्स से होंडा सिटी कम, होंडा को मैंने लोन दे दिया, तो होंडा के बैंक अकाउंट में पैसे डालूंगी ना। मैं एचडीएफसी बैंक हूँ, होंडा मेरे पास आई, कहते मेरे को लोन चाहिए, मैंने लोन सैंक्शन कर दिया। कैसे किया? मैंने एचडीएफसी के खाते में से पैसा निकाला, होंडा के अकाउंट में पैसा जमा कर दिया। तो जब वो लोन दिया जाता है तो वो जो पैसा है वो बोरोअर के अकाउंट में ही डिपॉजिट हो जाता है। ठीक है ना, वो बोरोअर के अकाउंट में डिपॉजिट हो जाता है, जिससे जो बैंक का टोटल डिपॉजिट है वो बढ़ जाता है। अब देखिए देखो हो क्या रहा है, देखो हो क्या रहा है। मैं पहले हूं अंशिता, मैं अपना पैसा लेके गई बैंक के पास और बैंक में मैंने पैसा कर दिया डिपॉजिट। बैंक ने मेरे पैसे को लोन के फॉर्म में दे दिया होंडा को। कैसे दे दिया? कैसे दे दिया? होंडा के बैंक अकाउंट में पैसा डिपॉजिट कर दिया, पैसा डिपॉजिट कर दिया। यानी कि घूम फिर के यही वाला साइकिल दोबारा से शुरू हो गया। अब दोबारा से किसी बैंक में पैसा आया तो बैंक उससे क्या करेगा? दोबारा से किसी और को लोन दे देगा, दोबारा से किसी और को लोन दे देगा, तो वही सारा साइकिल फिर से शुरू हो जाएगा। फिर से बैंक किसी को लोन देगा, तो लोन कैसे देगा? किसी के अकाउंट में पैसा जमा करेगा, और पैसा जब भी जमा करेगा तो फिर अकाउंट जो है जब भी पैसा जमा करेगा तो बैंक के टोटल डिपॉजिट बढ़ जाएंगे, और जो भी डिपॉजिट आएगा फिर से उसमें से कुछ हिस्सा रिजर्व में रख के, कुछ हिस्सा रिजर्व में रख के आरबीआई बैंक जो है उसको आगे लोन में दे देगा। मैंने स्पेशल यहाँ पे हिंदी में लिखा है, इंग्लिश में नहीं लिखा, क्योंकि ये समझ ही नहीं आता है बच्चों को, तो मैंने अपनी तरफ से इसको हिंदी में लिखा है ताकि तुम पहले समझ जाओ लिखना क्या है वो तो चाहे तुम बुक से देख लेना। ठीक है, चलो ये साइकिल चलती रहती है और हर न्यू डिपॉजिट एक नए लोन के लिए बेस बन जाता है। ठीक है, मान लो तुम्हें हर डिपॉजिट में से 10% रिजर्व में रखना पड़ेगा। एलआरआर माने तो लीगल रिजर्व रेशो, मान लो तुम्हें 10% रिजर्व रखना पड़ेगा। मान लो मैंने बैंक में 1000 रुपए जमा कराए, बैंक ने 10 रुपए रिजर्व, 10% रिजर्व में रखे, 100 रुपए, और 900 रुपए का बैंक ने लोन दे दिया। अब लोन दिया तो वो किसी और के बैंक में जमा हो गया, तो 900 रुपए फिर से किसी के खाते में जमा हो गए, फिर से उसमें से 90 रुपए रिजर्व रखेंगे। कहाँ गया भैया, आजा। 90 रुपीज हम रिजर्व रखेंगे और बचा हुआ 810 रुपए फिर से लोन में दे देंगे, और फिर से 810 रुपए कहीं पे डिपॉजिट हो जाएंगे, जिसमें से 81 रुपीज फिर से रिजर्व रखा जाएगा 10%, बाकी का लोन दे दिया जाएगा। ये प्रोसेस चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। इसमें हमारे पास एक फॉर्मूला आ जाता है, क्रेडिट क्रिएशन, टोटल क्रेडिट क्रिएशन इज इक्वल टू इनिशियल डिपॉजिट अपॉन एलआरआर। मतलब 1000 रुपए जमा कराए थे, एलआरआर कितना था? 10% यानी 0.10, तो टोटल इससे कितना लोन दिया जा सकता है? टोटल 10,000 रुपए का लोन दिया जा सकता है। ठीक है, चले आगे, हो गई ये कहानी खत्म, हो गई कहानी खत्म। चलो एक केस स्टडी टाइप में पास क्वेश्चन है, टू कंट्रोल द राइजिंग इन्फ्लेशन रिजर्व बैंक ने क्या किया? उसने एक पॉलिसी एक्शन लिया
उसने क्या किया, इंक्रीज कर दिया रेपो रेट को और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो को। अब इससे क्या होगा, ये कौन सी मॉनेटरी पॉलिसी टूल है जो आरबीआई ने यूज करे हैं और इसका इफेक्ट क्या होगा। तो आरबीआई ने ऑब्वियसली क्वांटिटेटिव टूल्स यूज करे हैं। दो टूल होते हैं, क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव, ये दोनों क्वांटिटेटिव की कैटेगरी में आते हैं। तो आरबीआई ने रेपो रेट बढ़ाया, एसएलआर बढ़ाया। हो क्या रहा था, प्रॉब्लम क्या थी, प्रॉब्लम क्या थी इकोनॉमी में, टू कंट्रोल राइजिंग इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन हो रही थी बहुत ज्यादा, उसको कंट्रोल करना था। इन्फ्लेशन का क्या मतलब होता है, इन्फ्लेशन का मतलब होता है कि प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे थे। प्राइसेस क्यों बढ़ेंगे, अगर दुकानदार के पास मैं जाऊं और उसे बोलूं नहीं मुझे तेरा सामान अच्छा ही नहीं लगता, हम तेरा सामान नहीं खरीदेंगे, तो क्या दुकानदार अपने रेट बढ़ाएगा, वो तो रेट उल्टा कम करेगा। पर अगर मैं दुकानदार को जाके बोलूं हाय ये तो बड़ा अच्छा सामान है मुझे दे दो, कोई और आए वो बोले मुझे दे दो, कोई और आए वो बोले मुझे दे दो, मतलब अगर डिमांड बहुत ज्यादा हो जाएगी किसी चीज की तो दुकानदार बोलेगा अच्छा तुम सबको चाहिए तो मैं तो रेट बढ़ाऊंगा, जो महंगा रेट देगा उसी को दूंगा मैं तो सामान। तो अगर इकोनॉमी में लोग बहुत ज्यादा डिमांड करने लग जाए, बहुत ज्यादा खरीदारी करने लग जाए, तो रेट ऑब्वियसली अपने आप ऊपर जाने लग जाएगा। अगर लोग डिमांड ज्यादा कर रहे हैं इसीलिए तो रेट ऊपर जा रहे हैं। अगर लोग डिमांड करना ही छोड़ दें, अगर लोग बोले नहीं मुझे भी नहीं चाहिए, मुझे भी नहीं चाहिए, मुझे भी नहीं चाहिए, तो सारे दुकानदार अपना रेट वापस नीचे ले आएंगे। तो इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए प्राइस को नीचे लाने का एक ही तरीका है कि तुम इकोनॉमी में जो डिमांड है उसको कम कर दो। डिमांड कब कम होगी, अगर मेरी जेब में पैसा ही पैसा है तो मैं खर्चूंगी ना, अगर मेरी जेब में पैसा है ही नहीं तो मैं नहीं खर्चूंगी, तो मैं नहीं करूंगी डिमांड। तो मैं डिमांड इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास पैसा है, अगर पैसा ही नहीं होगा तो डिमांड ही नहीं करूंगी। तो लोगों से पैसा छीन लो, लोगों से पैसा छीन लेते हैं। अगर लोगों के पास पैसा ही नहीं होगा तो वो डिमांड नहीं करेंगे, डिमांड ही नहीं होगा तो प्राइस नीचे आ जाएगा। पैसा छीनने के दो तरीके हैं, मतलब होते तो बहुत सारे तरीके हैं, हमने दो करे हैं। रेपो रेट को बढ़ा दिया, रेपो रेट को बढ़ा दिया। अगर आरबीआई ने रेपो रेट को बढ़ाया, रेपो रेट क्या होता है, जिस रेट पे जो कमर्शियल बैंक्स को लोन मिलता है आरबीआई की तरफ से, ठीक है, मेक्स इट मोर एक्सपेंसिव फॉर कमर्शियल बैंक्स टू बोरो फ्रॉम द आरबीआई। अगर कमर्शियल बैंक को महंगा लोन देगा आरबीआई तो कमर्शियल बैंक आगे भी महंगे रेट पे लोन देगा, तो लोग लोन लेंगे ही नहीं। अगर लोग लोन नहीं लेंगे तो लोगों के पास पैसा नहीं पहुंचेगा, तो लोग डिमांड नहीं करेंगे सामान की, गाड़ियों की, घरों की, तो प्राइस नीचे आ जाएंगे। ठीक है, दूसरा है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, मतलब जो हम रिजर्व रेशो पढ़ रहे हैं ना कि पैसा रिजर्व में रखो। अगर आरबीआई बोले कि वो जो 10% की लिमिट थी कि 10% रिजर्व में रखना है, अब आरबीआई बोले इसमें से 20% रिजर्व में रखना है, तो अगर पैसा रिजर्व में ज्यादा रख लिया तो लोन में कम दिया जाएगा, अल्टीमेटली लोन कम दिया जा रहा है। अगर लोन कम दिया जा रहा है तो लोगों के पास पैसा नहीं पहुंच रहा, लोन कम दिया जा रहा है तो लोगों के पास पैसा नहीं पहुंच रहा, तो लोग डिमांड कम करेंगे, तो प्राइस भी नीचे आ जाएंगे, प्राइस भी नीचे आ जाएंगे। ठीक हो गई बात, यहाँ पे होता है हमारा सारे का सारी चीजें खत्म। ऐसे ही रेपो रेट की तरह, एसएलआर की तरह और भी चीजें होती है, बैंक रेट, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर, एलआरआर, एसएलआर, ठीक है, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, ठीक है, बहुत सारी और चीजें हैं जिसके बारे में, सबके बारे में मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है। ये जस्ट मैंने दो एग्जांपल यहाँ पे लिखी थी ताकि मैं तुम्हें ये पूरा प्रोसेस समझा सकूं, ठीक है, बट मैं तुम्हें बता देती हूँ एक सिंपल और छोटी सी चीज। एक टिप को जरूर याद करके जाना, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, इनका मतलब क्या है उसके लिए चाहे तो डिटेल्ड वीडियो देख लेना, इनका वर्किंग समझ लो। सीआरआर, एसएलआर, एलआरआर, मार्जिन रिक्वायरमेंट्स, ठीक है, अगर इन सभी में से, अगर इन सभी में से कोई भी चीज आरबीआई इंक्रीज कर देगा, इन सभी में से कोई भी चीज अगर आरबीआई इंक्रीज कर देगा तो उससे इफेक्ट क्या होगा, कहाँ लिखें, उससे इफेक्ट क्या होगा कि जो इकोनॉमी में मनी सप्लाई है वो रिड्यूस हो जाएगी, मनी सप्लाई जो है इकोनॉमी में वो रिड्यूस हो जाएंगे। ठीक है, ये मैंने दो एग्जांपल दिए, रेपो रेट और एसएलआर। अगर इन सब में से कोई भी चीज बढ़ा दी जाएगी तो मनी सप्लाई इकोनॉमी में रिड्यूस हो जाएगी। इसका उल्टा भी ट्रू होता है,
कि अगर इन सभी में से कोई भी चीज डिक्रीज कर दी जाएगी तो इकोनॉमी में जो मनी सप्लाई है वो इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, चलो यहाँ पे मैं इस वीडियो को करती हूँ खत्म। अगली वीडियो में लेकर आऊंगी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स के ऊपर। ऐसी और वीडियोस देखनी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। कोई डाउट है तो टाइम स्टैम्प के साथ कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। कुछ अच्छा लगे तो वो भी मुझे जरूर बताना कमेंट सेक्शन में। हम मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।